Hello and welcome back to the Samat Academy. So the next topic is invoice, books of account, records and document. पूरी की पूरी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली, ऑलमोस्ट 2 घंटे की हो सकती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है. सो फॉर दैट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द 2 पार्ट्स. पूरे के पूरे टॉपिक को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे हम स्टार्टिंग के कुछ पार्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को समझेंगे, एंड देन आफ्टर सेकंड पार्ट में हम इसके ही फर्दर जो पेंडिंग पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Before moving the topic that we will understand what are the relevant section and rule. हालांकि relevant section and rules being an accountant, being accounts manager हमारे लिए उतना important नहीं है, but basic information होना and basic guidance होना is an important thing. तो अगर हमारे पास ये basic informations है तो इससे कोई हमें problems नहीं होनी चाहिए. So relevant section जो हम discuss करेंगे 35, 36 that will cover accounts and other record. 36 will cover period of retention of accounts. important है कि हमें अपना books of account साल खत्म होने तक कितने साल तक हमें डेटा मेंटेन करके रखना है, कितने पीरियड तक हमें डेटा मेंटेन करके रखना है, और सर्टेन केसेस क्या क्या हो सकते हैं. एंड रिलेवेंट रूल्स जैसे कि 56, 7, 57, 58 that will cover accounts of registered person, electronic records and maintained by owner of goods operator, sorry godown and warehouse operator. So हम ये कुछ रूल्स एंड रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. साथ साथ में रिलेवेंट सर्कुलर भी बीच बीच में जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, जैसे कि 21 दिसंबर को इशू किया, फिर 8 जून को इशू किया. सो ऐसे बहुत सारे सर्कुलर बीच में इशू हुए हैं जो आप जाके गूगल पे सर्च करके स्टडी कर सकते हो इन डिटेल. सो हम स्टार्ट करते हैं. समरी ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन. क्या क्या रिकॉर्ड्स हमें एक मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या क्या समरी है. तो समरी जैसे कि इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, डिटेल ऑफ एडवांस पैसा अगर आता है तो उस केस में क्या करना है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या है, डिटेल ऑफ सप्लायर्स और कस्टमर्स, हमारे बायर एंड कस्टमर्स कौन है, इनका डिटेल क्या है, इनका जीएसटी नंबर, लोकेशन, एड्रेस, इनका प्लेस ऑफ बिजनेस, इनका दैट इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हो गए जो ये रिकॉर्ड्स हमारे पास होने चाहिए. डिटेल्स ऑफ प्रीमाइसेस, हमारा खुद का ऑफिस कहाँ पर है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, तो हमारा वेयर हाउस कहाँ पर है, स्टॉक गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाई, टैक्स पेबल क्या है, कलेक्टेड कितना है, कितना आईटीसी पे किया. एक एजेंट अगर लेट्स से अगर हम कंसाइनमेंट बेसिस पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो एजेंट के थ्रू हमने कितना प्रोडक्ट सप्लाई किया, मैन्युफैक्चर ने क्या किया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, सप्लाई किया, इनपुट कितना लिया, सप्लाई कितना किया, सर्विस प्रोवाइडर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्टर, ये सारे के सारे जितने भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रखे हैं, हम सारे के सारे लोगों के बारे में केस टू केस स्टडी करेंगे कि हर रिस्पेक्टिव पर्सन जो है, हर रिस्पेक्टिव डीलर जो है, वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स अपने एंड पे मेंटेन करेगा और कौन कौन से रिकॉर्ड्स उसे मेंटेन करने चाहिए. सो व्हाट आर द दोज डॉक्यूमेंट दैट, व्हाट आर दोज रिकॉर्ड्स दैट नीड टू बी मेंटेन बाय ईच रिस्पेक्टिव डीलर्स. सो स्टार्टिंग विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्यों है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, इंपॉर्टेंट क्यों, ऑब्वियस बात है इंपॉर्टेंट है. बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, दैट इज इट इज नॉट अबाउट फॉर टैक्स ओनली, but for the tax purpose, that is under GST, every registered person shall keep and maintain as its principal place of business, as mentioned in the certificate of registration, a true and correct account of production of manufacturing goods, inward and outward supply of goods services, stock of goods, input tax credit utilized, output tax payable and paid, such other particular as may be prescribed. सो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो भी डिटेल्स है, आपका रजिस्टर्ड जहाँ पर है उसका एड्रेस, आपका स्टॉक कितना आपके पास है, इनपुट टैक्स कितना पे किया, आउटपुट टैक्स कितना पे किया है, एक एक रजिस्टर्ड डीलर को डेफिनेटली ये सारी चीजें एज पर कंप्लायंसेस के हिसाब से मेंटेन करनी पड़ती हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर आपको मालूम होगा कि अगर आप जीएसटी के लिए रजिस्टर में अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिफाइन करना होता है. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो होता है कि आपका मेन हेड ऑफिस कहाँ पे रजिस्टर्ड है. तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है आप वहीं से सारे के सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करो. हो सकता है कि आप अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज किसी और लोकेशन से भी परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. वो भी आपको वहां पे पोर्टल पे डिक्लेयर करना पड़ता है.
Provided further that registered person may keep and maintain such accounts and other particular in electronic form in such manner as may be prescribed. यानी कि एक रजिस्टर्ड डीलर को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज रिकॉर्ड एक मेंटेन तो करना है, साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक वे में मेंटेन करना है जैसा भी डिफाइंड. अगर मेंटेन नहीं होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं वो थ्रू आउट दैट हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो रजिस्टर्ड पर्सन है, मेंटेन रजिस्टर्ड पर्सन डेफिनेटली उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, चाहे वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे करे या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे करे, कहीं पे भी करे. लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि एज पर कंप्लायंस के हिसाब से डिफाइंड है उसको तो मेंटेन करना ही चाहिए. Rule 56 and 56(1) and 56(3) that define कि what are those records to be maintained. Every registered person shall keep and maintain. क्या क्या मेंटेन करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन एडिशन टू द पर्टिकुलर मेंशन इन सबसेक्शन ऑफ 635, यानी कि जो मेन है जैसे कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस, रजिस्टर्ड पर्सन, डिटेल, नाम, उसके साथ साथ में क्या क्या द गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, सप्लाई अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आरसीएम. आरसीएम कौन कौन से कवर होते हैं, अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर. ये सारी चीजें तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे होनी चाहिए और आई एम श्योर होते भी हैं, बट हमें नहीं मालूम कि इसके एडवांस मतलब इसके क्या नाम है कंप्लायंसेस क्या. हम लोग मेंटेन करते होंगे अपने यहाँ पे, बट हमें ये नहीं पता होगा कि अच्छा ये कंप्लायंसेस के हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके ऑफिस में लीगल सर्विसेज होती है, जैसे कि आपने किसी लॉयर की लीगल सर्विस ली, तो आपको मालूम होगा लॉयर तो रजिस्टर्ड नहीं, अगर रजिस्टर्ड है भी तो वो टैक्स आपसे कलेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज लीगल सर्विसेज जो है आज के दिन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर फॉल होती है. सो ऐसे केसेस में रिवर्स चार्ज टैक्स पे करने के लिए आपको एक सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है और सेल्फ इनवॉइसिंग का भी डेटा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए. आई एम श्योर आप मेंटेन करते हो, अगर नहीं करते हो तो जितने भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म केसेस है जहां पे आपका एप्लीकेबल है, प्लीज उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन करो. उसका सेपरेट सेल्फ इनवॉइसिंग रेज करना होता है अपने नाम पे ही और रिवर्स चार्ज आपको फाइल करनी पड़ती है. साथ में उसका डॉक्यूमेंट, उसका प्रॉपर इनवॉइस कॉपी आपके पास होनी चाहिए. तो अकाउंट्स टू बी रिकॉर्ड टू बी मेंटेन, जैसे कि अगर 35, 56 एंड 56(3) की बात करें तो जैसे कि ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ 35 says about production or manufacture of goods, manufacture of goods, inward and outward supply of goods and services, stock of goods, ITC कितना लिया, आउट टैक्स पेबल कितना है, इस पे हम लोग का आउटपुट टैक्स कितना पेबल है, दैट इज रिलेटेड टू गुड्स की बात करी. तो यहाँ पे जैसे 56 में गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड हमने कितना इंपोर्ट किया, यहाँ पे मैन्युफैक्चर की बात हुई, यहाँ पे इंपोर्ट कितना किया हम लोग ने, कितना एक्सपोर्ट किया, आरसीएम कितना, उस पे उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट कितने हैं. 56(3) बोलता है कि एडवांस कितना पैसा आया, हम लोग ने एडवांस कितना एडजस्ट किया, उसका कितना पेमेंट किया. एडवांस रिसिप्ट लायबिलिटी आपको मालूम होगा आज के दिन में गुड्स पे तो अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, इफ यू आर सर्विस प्रोवाइडर, डेफिनेटली आपको रिवर्स चार्ज एडवांस टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को. तो सारे के सारे जो एडवांस एडजस्टमेंट होते हैं, आपने एडवांस पैसा आया उसका बिल इसी मंथ में रेज किया या फिर पार्ट ऑफ द अमाउंट नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट किया, तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट अंडर रूल 56(3) अपने को करेक्ट फिगर के साथ डिटेल गवर्नमेंट पोर्टल पे, दैट इज जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने पड़ते हैं. अगर आपने देखा रहेगा GSTR1 रिटर्न फाइलिंग में हमारे जो अदर वीडियोस हैं वहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि हमें जो GSTR1 में एडवांस टैक्स लायबिलिटी एंड उसके एडजस्टमेंट कहाँ पे कौन से टेबल में हमें फिल कर रहे होते हैं. सो रजिस्टर्ड पर्सन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, एक रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि रेगुलर जो GST रजिस्टर्ड है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है. इनवॉइस, इनवॉइस इन द सेंस टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट नोट, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर. ओके, लेट मी एक्सप्लेन, हम आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में, बट यहाँ पे इनवॉइसेस इन द सेंस जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज विच इज सब्जेक्ट टू बी टैक्स, यानी कि जहाँ पे भी टैक्स आपको कलेक्ट करना सामने वाली पार्टी से, डेफिनेटली आपको रेज करना पड़ेगा, आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना है. टैक्स इनवॉइस इन द सेंस आपने कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया, कोई सर्विस दी, तो डेफिनेटली 100 रुपया प्लस उस पे GST रेट, द रेट ऑफ जो भी स्पेसिफाइड, तो दैट टैक्स इनवॉइस. बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई इज अ काइंड ऑफ इनवॉइस ओनली, बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस दी है या फिर आपने कोई भी सर्विस या फिर गुड्स सेल किया है पार्टी को, लेकिन गुड्स और सर्विस डज नॉट फॉल अंडर GST या फिर उस पर GST 0 है, एग्जम्प्ट है या फिर वो GST के अंडर कवर नहीं होता है, इट मीन्स आपने बुक्स इनवॉइस पे आपने कोई GST चार्ज नहीं करना है एज पर रूल, बिकॉज नेचर ऑफ गुड्स या सर्विस GST में कवर्ड नहीं है. तो इन सच केसेस यू कैन नॉट रेज टैक्स इनवॉइस, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन रेज बिल ऑफ सप्लाई.
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आप अपने घर के लाइट बिल उठा के देख लेना। अगर आप अपने घर का लाइट बिल उठा के देखते हो तो बिल के ऊपर अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ऊपर टॉप में लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। आप चेक कर सकते हो, अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को चेक कर सकते हो, वहां पे लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो अभी जीएसटी में कवर्ड नहीं है तो इसलिए वहां पे टैक्सेस जो होते हैं वो नहीं लगते, उस पर कवर्ड उस पर जीएसटी कवर्ड नहीं है, तो उस पे जो भी टैक्स नहीं लगा रहेगा जीएसटी। आप पूरा बिल चेक करो, वहां पे जीएसटी का नामो निशान नहीं होगा, तो इसलिए वो वहां पे कहलाता है बिल ऑफ सप्लाई। डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान यानी कि जब आप प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हो, दैट इज आपका इनवॉइस रेज नहीं हुआ है, बट बिफोर रेजिंग इनवॉइसेस आप अप्रूवल बेसिस पे अगर प्रोडक्ट को सप्लाई करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट, या फिर आप किसी भी पर्पस के लिए अगर आप प्रोडक्ट को मूव कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो इन सच केसेस यू हैव टू रेज डिलीवरी चालान। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इन टर्म्स ऑफ सेल्स और परचेस, अगर आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न होता है, कोई सेल होता है जो उसको आपने रिटर्न कर दिया है, तो इस केसेस में आप क्रेडिट नोट रेज करो, डेबिट नोट रेज करो। बट लेट मी एक्सप्लेन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट किसी इनवॉइस के अगेंस्ट ही रेज कर सकते हैं, किसी इनवॉइस के अगेंस्ट। कोई फ्रेश डेबिट नोट हम रेज करके नहीं रेज सकते। डेबिट नोट रेज कर रहे हैं तो दैट वी शुड मेंटेन कि ये डेबिट नोट किस इनवॉइस के अगेंस्ट है, दैट इज व्हाट वाज ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड ओरिजिनल इनवॉइस डेट क्या था उसका, चाहे वो डेबिट नोट हो क्रेडिट नोट हो। अब एग्जांपल के तौर पे लेट से आपने कोई प्रोडक्ट 1000 रुपीज का सेल किया प्लस जीएसटी 5%, लेट से 5% आप जीएसटी सेल किया, आपने 1000 रुपीज प्लस 5% जीएसटी आपने इनवॉइस रेज कर दिया टैक्स अमाउंट। लेटर ऑन आपको मालूम पड़ा कि अरे नहीं, वो 1000 रुपीज का प्रोडक्ट नहीं था, वो 1200 रुपए का था। इट मीन आपने अंडर चार्ज किया 200 रुपए का। सो इन सच केसेस 200 रुपए के लिए अंडर चार्ज किया तो आपको 200 रुपए के लिए फ्रेश इनवॉइस रेज नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, उस एक्चुअल इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको एक डेबिट नोट रेज करना चाहिए 200 रुपए प्लस 5% जीएसटी ऑन दैट। अब सिमिलरली अगर मान लो वो प्रोडक्ट उसमें से कोई रिटर्न होता तो इन सच केसेस आपको क्रेडिट नोट रेज करना है। इट मींस सेल्स के अगेंस्ट डेबिट नोट भी रेज हो सकता है, क्रेडिट नोट भी रेज हो सकता है, उसी तरह से परचेज के अगेंस्ट भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस एंड क्या अपना इस सिनारियो टू सिनारियो। रिसीट वाउचर, पेमेंट आया, पैसा आया, इन केस इफ इट इज अगेंस्ट एनी सेल्स इनवॉइस डेफिनेटली आपको टैक्स करना पड़ेगा। इफ इट इज एडवांस तो आपको उस पर टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन गुड्स और सर्विसेज। पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट नीड टू बी मेंटेन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। सो आप बहुत सारी चीजें और भी हैं जो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। हर एक कंटेंट क्या होते हैं, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, डिलीवरी चालान में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। रूल 56(5) says that name and complete address of supplier from whom we have received the goods or services chargeable to tax under GST, that is एक्ट, यानी कि उस पे डिटेल दैट इज रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन। हमारे पास हर एक पर्सन जो भी हमारे पास सप्लायर जिन्हें प्रोडक्ट सप्लाई किया, जिन्होंने सप्लाई किया, उनका नेम, एड्रेस, उनका जीएसटी नंबर, उनका लोकेशन, जहां से प्रोडक्ट आया हमारे पास, वो सारा का सारा डिटेल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम ही हैज सप्लाइड द गुड्स और सर्विसेज वेयर रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। इस केस में क्या होता है कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ सप्लाई करो, तो एक तो जिसने सप्लाई किया उसका भी डिटेल और जिसको सप्लाई किया उसने उसका भी डिटेल हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए फुल्ली। द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर ड्यूरिंग द ट्रांजिट अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टॉक, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे किस लोकेशन पे स्टोर है। अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने में अगर बीच में कहीं पे प्रोडक्ट हमारा दूसरा कहीं पे रोका जाता है 2-3 दिन के लिए, हमने स्टोर कर देते हैं वहां पे प्रोडक्ट, तो इस केस में जो हमारा इन ट्रांजिट में गुड्स पे जहाँ पे स्टोर किया हुआ उसका भी डिटेल हमारे पास कंप्लीटली होना चाहिए। सिमिलरली 56(6) कहता है टैक्सेबल गुड्स फाउंड एट अदर प्लेस विदाउट कवर और एनी वैलिड डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर मान लो कोई भी गुड्स मिलता है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डिलीवरी चालान नहीं है, कोई रिसीट नोट नहीं है, टैक्स इनवॉइस नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स इफ सच गुड्स हैव नॉट बीन हैव बीन सप्लाइड। तो ऐसे केस में जो ऑफिसर होगा उसको ये इंचार्ज, उसको अथॉरिटी है कि उस पे अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अपने हिसाब से असेस कर सकता है कि इसके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, इसका टैक्सेबल सप्लाई क्या है एंड इस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। रिकॉर्ड्स फाउंड एट प्लेस अदर देन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। ओके, सो मैं वही बात कर रहा हूं कि आप जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हो, जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस केस में आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू आर हैविंग ऑफिस इन मुंबई
एंड मुंबई हैविंग डिफरेंट डिफरेंट सबर्बन्स, यानी कि लेट्स से अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है अंधेरी ईस्ट बट यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दादर एंड यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दादर, तो इन सच केसेस आपका तो रजिस्टर्ड ऑफिस है अंधेरी एंड आपने जीएसटी सर्टिफिकेट में अंधेरी का दिया बट यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दादर, तो अगर दादर में भी कोई मेंटेन करते हो तो इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये समझा जाएगा कि मतलब आप अकाउंट्स कहीं से मेंटेन करो, ये समझा जाएगा कि ये जो डेटा है आपने चाहे अंधेरी में मेंटेन किया हो चाहे दादर में मेंटेन किया हो, बाय डिफॉल्ट ये आपका ही डेटा है, आपका ही रिकॉर्ड है, आपने मेंटेन किया और वो आपके ही एंटिटी का ही काउंट होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इफ एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट बिलोंगिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन आर फाउंड एट एनी प्रीमाइसेस अदर देन दोज mentioned in the certificate of the registration, this shall be presumed to be maintained by the said registered person। यानी कि by default तौर पे यही मान लिया जाएगा कि आपने भले ये एड्रेस वहां पे सर्टिफिकेट में इशू नहीं दिखाया है लेकिन ये डेटा आपने मेंटेन कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपका ही डेटा है, बाय डिफॉल्ट ये आपका ही काउंट किया जाएगा। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द सप्लायर अदर देन अ कंपोजिशन डीलर। सो यहाँ पे है जैसे कि 56(2) कहता है कि अकाउंट ऑफ स्टॉक गुड्स रिसीव एंड सप्लाई कंटेनिंग ओपनिंग बैलेंस कितना था, रिसीट कितना हुआ, सप्लाई कितना किया, गुड्स चोरी कितना हुआ, डिस्ट्रॉय कितना हुआ, स्टोलन कितना हुआ, बैलेंस ऑफ स्टॉक कितना है हमारे पास, फिनिश गुड्स चाहे कितना है, स्क्रैप कितना गया, वेस्टेज कितना हुआ, ये सारे के सारे चीजें हम अगर डीलर है दैट इज अदर देन कंपोजिट डीलर है, नॉर्मल रेगुलर डीलर है, तो हमें ये सारी चीजें रिलेटेड टू स्टॉक रिलेटेड टू गुड्स हमें मेंटेन करनी पड़ेंगी। और अकाउंटिंग कंटेंट द डिटेल ऑफ टैक्स पेबल, जैसे कि टैक्स पेबल कितना, इस पे आरसीएम पे टैक्स कितना कलेक्ट किया, इनपुट कितना हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम किया, टुगेदर विद रजिस्टर ऑफ बाय इनवॉइस, क्रेडिट नोट कितना रेज हुआ, डेबिट नोट कितना हुआ, डिलीवरी चालान क्या इशू और रिसीट कितना है। सो ये सारी की सारी डिटेल अगर आप मैन्युफैक्चर हो, वेदर यू रजिस्टर्ड डीलर, आप ट्रेडर हो, ये सारी चीजें आपके पास आपके प्रीमाइसेस में, रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस में जो भी आपका रजिस्टर्ड है वहां पे आपके पास इन हैंड अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय एन एजेंट, एजेंट यानी कि वो पर्सन जो आपके बिहार पे प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को सेल करता है, ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट ही सेल करेगा, ऐसा काइंड ऑफ कंसाइनमेंट बेसिस, जैसे कि आप कंसाइनमेंट कोई सप्लाई करते हो तो वो एक एजेंट होता है, वो ब्रोकर होता है, वो एक तरह का एक होता है जो आपके बिहार पे प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, उसके बदले आपसे कुछ कमीशन लेगा, तो वो एजेंट है। तो वो कौन कौन सी डिटेल मेंटेन करेगा अपने, पर्टिकुलर ऑफ द ऑथराइज रिसीव फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू द रिसीव और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच प्रिंसिपल सेपरेटली, हर एक डिटेल को मेंटेन करेगा, इंक्लूड वैल्यू, क्वांटिटी, गुड्स सर्विसेज रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, कितना वहां से आया, कितना गुड्स आया, कितना सप्लाई आया, क्या क्या चीजें उसमें आई, उसका क्वांटिटी क्या, उसका वैल्यू क्या, सारी चीजें उसके पास रिकॉर्ड में मेंटेन होनी चाहिए। तो पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, गुड्स और सर्विस सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, उसने कितना सप्लाई किया, यानी कि वहां से आया कितना, ठीक है, उसने कितना सप्लाई किया, उसका जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट उसने कितना बेचा, तो दैट मींस वो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, उसने क्या क्या डिटेल्स प्रिंसिपल यानी कि जहां से उसने माल उठाया है प्रिंसिपल का, उसको डिटेल देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा उसने क्या क्या सबमिट किया वहां पे, कि देखो सर आपके यहाँ पे 100 क्वांटिटी मैंने माल लिया था, 90 बेच दिया, उसमें से देखो 90 का जो पैसा आया, ये डॉक्यूमेंट इसका रहा, ये डॉक्यूमेंट सारा का सारा उसने जो भी दिया वो सारे तरह डॉक्यूमेंट एजेंट को मेंटेन करने पड़ते हैं। टैक्सेस पेड ऑन रिसीट ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज इफेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, यानी कि ये सारी चीजें एक एजेंट को जो कंसाइनमेंट बेसिस पे या फिर एज अ ब्रोकर के तौर पे या फिर एज अ आप कह लो एजेंट के तौर पे, ऑक्शनर के तौर पे, जो भी मतलब किसी भी तौर पे अगर वो काम करता है तो ये सारी डिटेल उसको अपने पास मेंटेन करनी पड़ेंगी। अब बात करें मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर को कौन कौन सी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल कितना यूज किया हम लोगों ने या फिर सर्विस कितना लगा, जैसे कि रॉ मटेरियल लगाया तो उसमें लेबर की सर्विस कितना हो गई, उसमें रॉयल्टी चार्जेस कितना हो गया, ये सब चीजें कितनी हो गई, क्वांटिटी डिटेल्स दैट गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड, कितना मैन्युफैक्चर किया, कितना वेस्ट हुआ, कितना को प्रोडक्ट बना, कितना बाई प्रोडक्ट बना, तो रॉ मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया उसका कितना को प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल दैट इज ईच एंड एवरी रजिस्टर उसके पास एक मैन्युफैक्चरर के पास होना चाहिए, जिसमें ये शो करेगा कि हमने कितना रॉ मटेरियल परचेस किया है, उसके रिलेटेड हमने कितना सर्विसेज कंज्यूम किया है और हमारे इस पे एडिशनल कॉस्ट कितना आया है, उस कॉस्ट से हमने क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, क्वांटिटी कितनी आई, उसका वेस्टेज कितना गया, उसका परसेंटेज क्या था, उसका को प्रोडक्ट क्या है, उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, ये सारी डिटेल्स का रजिस्टर एक मैन्युफैक्चरर को अपने पास मेंटेन करना होता है।
तो रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर, यस ऑब्वियस बात है, क्वांटिटी डिटेल ऑफ गुड्स यूज, कितना क्वांटिटी में यूज किया, उसका प्रोविजन कितना मेंटेन किया था, और इसका इनपुट सर्विस टैक्स कितना क्लेम किया, इसका जो भी रॉ मटेरियल परचेज का उसका कितना क्लेम किया, और कितने का हमने सप्लाई किया, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो। सेपरेट अकाउंट्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो जो डेफिनेटली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेते, चाहे वो प्रोजेक्ट कोई बिल्डिंग हो या फिर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट हो, कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी हो, जो भी हो, तो वहां पे उनके पास डेफिनेटली क्या क्या रिकॉर्ड्स होने चाहिए, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि किसके बिहाफ पे हमने काम किया, उसका पार्टी का पूरा नाम, डिटेल, क्या क्या वैल्यू लगा, क्या क्या क्वांटिटी लगी, क्या क्या सर्विस दिया हम लोगों ने, डिटेल इन्फॉर्मेशन, वैल्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस यूटिलाइज, कितना हमने परचेज किया, रिसीव कितना किया हमने, उसमें से यूटिलाइज कितना किया, डिटेल ऑफ पेमेंट रिसीव फॉर ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट, हमने कितना पैसा आया, कितने कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा आया, वो सारा का सारा डेटा, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर फ्रॉम होम गुड्स और सर्विस रिसीव, यानी कि हमने किससे किससे परचेज किया, इस प्रोजेक्ट में हमने किससे किससे माल लिया, कितने क्वांटिटी का माल लिया, क्या क्या चीजें ली, वो सारे डिटेल्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी हैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर को अपने पास रखने पड़ते हैं, रखने चाहिए। रिकॉर्ड्स टू मेंटेन बाय द ऑनर और द ऑपरेटर ऑफ गुड्स गोडाउन और वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर, यानी कि ट्रांसपोर्टर हो अगर आप, या फिर आपका खुद का गोडाउन है, या फिर आपका खुद का वेयरहाउस, वेयरहाउस इन द सेंस गोडाउन और वेयरहाउस इज सेम वन, तो अगर आपके पास खुद का गोडाउन है या फिर आप ट्रांसपोर्टर, तो आपको भी डिटेल्स रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप तरह का सर्विस दे रहे हो, बिकॉज आप प्रोडक्ट को यहाँ से वहां सप्लाई कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को अपने आप ही स्टोर कर रहे हो, तो यू आर सप्लाइंग, यू आर गिविंग काइंड ऑफ सर्विसेज, आप सर्विस दे रहे हो, तो ऐसे केस में आपको हर एक डिटेल मेंटेन करनी पड़ती है कि किसका माल आया मेरे पास, कितने दिन के लिए आया, उसका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, वो प्रोडक्ट कहाँ से आया, हमने किसको डिस्पैच किया, उसका इश्यू रजिस्टर क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर के पास कि फ्रॉम लोकेशन क्या था, टू लोकेशन क्या था, किसका प्रोडक्ट था, कहाँ से गया, कहाँ निकला, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो ऑनर ऑफ द ऑपरेटर ऑफ द वेयरहाउस और गोडाउन और एनी स्टोरेज पैलेस, जो भी है ट्रांसपोर्टर वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, तो रजिस्टर्ड हो या ना हो, रिकॉर्ड टू मेंटेन डिटेल ऑफ कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, माल कहाँ से गया, उसका ई वे बिल बनाना, उसका ई वे बिल में एंट्री करना, उसका एनरोलमेंट करना, सारी की सारी डिटेल्स एक ट्रांसपोर्टर को अपने पास, या फिर वेयर हाउस पर्सन को, या फिर उसके ऑनर को अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो कहने का मतलब ये होगा, चाहे आप मैन्युफैक्चर हो, चाहे वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे रजिस्टर्ड डीलर हो, या फिर आप एजेंट हो, हर एक को रिस्पेक्टिव अपने रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे मेंटेन करने चाहिए। जैसे कि अभी बात कर लो बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ईच शैल मेंटेन रिकॉर्ड, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट कितना किया हम लोगों ने, डिलीवर कितना किया, गुड्स स्टोर अभी कितना रखा है, और जो डिलीवर करना है जीएसटी नंबर क्या है, पार्टी का, सप्लायर का, बायर का, दोनों का हमें डिटेल्स अपने पास होना चाहिए। उसी तरह से ऑनर, जो वेयर हाउस का ऑनर होता है, कि किसका प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना मूवमेंट हुआ, कितना अभी हमारे पास और माल आया, और हमें कितना हमने डिस्पोज कर दिया हमने। सो कहने का मतलब ये दोनों रिस्पेक्टिव, ट्रांसपोर्टर हो गया या वेयर हाउस हो गया, उनको अपने अपने फील्ड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट अवेलेबल तो डेफिनेटली उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। बात करें कस्टडियन क्लियरेंस, जो कस्टडियन होता है, जो क्लियरिंग हाउस एजेंट होते हैं, जो फॉरेन से इंपोर्ट होकर आता है, तो उनके पास भी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो प्रोडक्ट आया, दैट इज जो उनके अंडर कस्टडी में है, क्लियरेंस हाउस एजेंट के अंदर है, तो उनको भी डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स हैंडल बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, किसका माल हमारे पास पड़ा हुआ है, एंड शैल प्रोडक्ट द डिटेल्स ऑफ देयर एज व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ऑफिसर, यानी कि उसको हम अपने पास स्टोर रखेंगे जब तक हमारे, एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर कस्टम ऑफिसर या फिर कोई भी अगर हमसे रिक्वायरमेंट पूछता है, या फिर पूछता है कि इसकी डिटेल जाना चाहते, तो हमें उसको डिटेल अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो ये कस्टडियन वो होता है जो एक रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे, क्लियरिंग हाउस एजेंट वो होता है जो रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को, जब तक कि वहां से दैट इज कस्टम डिपार्टमेंट से फ्री नहीं हो जाता, तब तक वो अपने अंडर में उसकी देखभाल करता है, यानी कि उसको टेक केयर करता है रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे। सो वो क्लियरेंस हाउस जो एजेंट होता है, वो वहां से माल कस्टडी से निकाल के फिर रजिस्टर्ड पर्सन को उसके गोडाउन में, उसके लोकेशन पे हैंड ओवर कराता है। टिल द टाइम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, चाहे वो कस्टडी ऑफिसर को देना पड़े या फिर रजिस्टर्ड पर्सन को देना पड़े, उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो मेंटेन करेगा। द कमिश्नर ऑफिसर, अभी इस केस में क्या हो रहा है, सेक्शन 35(3) कहता है कि द कमिश्नर ऑफिस में नोटिफाई क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स
और डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर ऑफिसर को लगता है कि नहीं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट तो ओके 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 सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर कंप्लायंस के हिसाब से है, लेकिन नहीं तुम एक काम करो ये भी डिटेल एडिशनल मेंटेन करो, तुम्हारे पास ये भी होना चाहिए। सो इन सच केसेस प्रॉपर टैक्स ऑफिसर को, दैट इज एडिशनल जो वो ऑफिसर है, कमिश्नर ऑफिसर है, वो नोटिफाई कर सकता है पर्टिकुलर बिजनेस हाउस को, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कि सर आपको ये भी डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करना चाहिए, ही हैज द पावर। Similarly, where the commissioner consider that any class of taxable person is not a position to keep and maintain the accounts, अगर उसको लगता है कि भाई कोई भी रीजन की वजह से ये कंपनी या फिर ये बिजनेस हाउस या फिर ये पर्सन अपने यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता है क्योंकि ड्यू टू XYZ रीजन, तो उससे वो राइटिंग में सच इंफॉर्मेशन अपने पास लिखिएगा कि रीजन के साथ कि भाई आप अपना अकाउंट्स क्यों मेंटेन नहीं कर सकते, वो रिटन में डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ में। ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी ऐसा हमारे पास अकाउंटेंट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, रीजन के साथ उसके पास राइटिंग में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। परमिट सच क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन अकाउंट सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो अगर रीजन प्रॉपर बताता है तो ये जो ऑफिसर है, कमिश्नर ऑफिसर है, में स्पेसिफाइड किया ठीक आपके पास ये नहीं है तो आप ये इतना कर लो, तो ही हैज द पावर कि वो अगर नहीं है तो पूछ सकता कि भाई आप इतना मेंटेन करो। अगर वो नहीं मेंटेन कर सकता XYZ रीजन में, तो उसके पास पावर है कि बोलेगा कि फाइन ये मत करो, आप ये मत करो, ये इतना खाली कर लो। सो यहाँ पे पावर दिया हुआ है कमिश्नर्स को। अब मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। आप आज के टाइम तो टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले के टाइम पे होते थे जो यहाँ पे मुनीम होते थे, जो लाला होते थे, जहाँ पे आज के ज़माने में हम उसको अकाउंटेंट बोलते हैं, लेकिन हालांकि मैं ऐसा कोई वर्ड किसी को मतलब एज ए टॉन्ट के तौर पे नहीं दे रहा हूँ, बट एक जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे, जैसे कि आज के टाइम पे अकाउंटेंट होते हैं उसी तरह से पहले होते थे मुनीम या फिर आप कह लो लाला होते थे, जो एक डेस्क पे बैठ के सारे हिसाब किताब किसी ऑफिस के मेंटेन किया करते थे। तो वो सारी की सारी मैनुअल, दैट इज मैनुअल वे ऑफ अकाउंटिंग थी। लेकिन आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी सारी चीजें हो गई, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपनी कंपनी का चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट हो, चाहे जो भी मतलब दैट इज रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टोर करो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना इंपॉर्टेंट। रूल 56(7) से दैट सच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डेटा स्टोर्ड एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको जैसे CD, DVD, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क, कहीं पे भी आपको वो स्टोर करना इंपॉर्टेंट है। 56(8) से दैट एनी एंट्री इन रजिस्टर अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी इरेज्ड। इंपॉर्टेंट बना कि आपकी अगर कोई भी एंट्री गलत होती है या फिर कुछ भी होती है तो उसको आप इरेज नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है। ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज अदरवाइज देन दोज आर क्लरिकल नेचर शैल बी स्कोर्ड आउट अंडर द अटेस्टेशन, यानी कि अगर कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं तो उसको स्कोर आउट करो, कैंसिल करो उसको, और विद रीजन के साथ, विद अटेस्टेशन के साथ, एंड देयर आफ्टर द करेक्ट एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड, और उसके हिसाब से फिर करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करो। लेकिन कोई भी एंट्री आपको ओमिट नहीं करनी है, डिलीट नहीं करनी है, और आपको प्रॉपर उसका रीजन जस्टिफिकेशन बनाना है, और हर एक का लॉग बनाना है कि अगर ये एंट्री रिकॉर्ड हुई थी तो इस एंट्री को कितनी बार एडिट किया गया, उसको कितना डिलीट किया गया, क्यों डिलीट किया गया, विद जस्टिफिकेशन के साथ आपके पास ये डिटेल होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग टैली ERP9 तो आपके पास ये लॉग मेंटेन नहीं होगा, बिकॉज होता क्या है कि अगर हम एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो हो सकता है कि वो एंट्री हमें 2 या 3 बार एडिट करनी पड़े, लेकिन हमारे पास कोई लॉग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। और दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास लॉग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है तो आप कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते हो। हालांकि इतना डिटेल में कोई सोचता नहीं है, बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग अकाउंट्स मैनेजर, बीइंग अ सीनियर पर्सन ऑफ अकाउंट्स, तो हम लोग इतना सोचते नहीं है, ठीक है ना चलो कोई इशू नहीं है, मेंटेन कर लेते। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ लॉ। अगर कल को अगर मान लो आपके यहाँ पे ऑडिट होता है, दैट इज इंटरनल ऑडिट होती है, जहाँ पे अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर अकॉर्डिंगली क्रॉस होता है और इंटरनल ऑडिट के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो ऑडिटर डेफिनेटली विल आस्क आपके पास लॉग कहाँ है, आप लॉग मेंटेन कहाँ करते हो। अगर लॉग मेंटेन नहीं करते हो तो ये आपका डेफिनेटली एक फेलियर में काउंट होगा कि आपके यहाँ पे अकाउंट्स में ये मेंटेन ही नहीं होता है। सो इन सच केसेस आपको टैली में ये लॉग मेंटेन का ऑप्शन नहीं दिया, वेदर यू आर यूजिंग टैली ERP9 और वेदर यू आर यूजिंग टैली प्राइम। सो सच केसेस इफ यू नीड कि टैली में लॉग मेंटेन हो तो डोंट वरी, आप अपने टैली पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हो, रिस्पेक्टिव टैली पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हो। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, मेरे पास भी लॉग मेंटेनेंस का मॉड्यूल अवेलेबल है जहां से मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अलग अलग वेंडर अलग अलग चार्जेस है, वो डिपेंड करता है केस टू केस एंड बायर टू बायर कि उनका डेटा साइज क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं। So important है 56(9) से that each volume of books of account maintained manually by the registered person shall be serially numbered
और हाँ, अगर आपने मैन्युअली मेंटेन कर रहे हो, अगर आप मान लो, तो हर एक का फाइल का रजिस्टर का नंबर होना चाहिए, सो दैट कहीं ऐसा ना हो कि आप ये फाइल ढूंढने में पूरा दिन निकाल दो। आपके पास सीरियल नंबर मेंटेन होना चाहिए कि ये टैक्स इनवॉइस का रजिस्टर है, ये परचेज का है, ये आरसीएम का है, ये रिसीट का है, ये पेमेंट का है, ये रिफंड वाउचर का है, ये डिलीवरी चालान है। हर एक का एक सीरियल नंबर मेंटेन होना चाहिए। द रिकॉर्ड्स under the provision of chapter may be maintained in the electronic form and the records may shall be authenticated by the means of digital signature. Yes, that is important. आप कोई भी डिटेल्स यानी कि इनवॉइसेस आज के दिन में दे रहे हो, तो अंडर जीएसटी देयर इज अ प्रोविजन कि आप उसको ऑथेंटिकेट करो डिजिटल सिग्नेचर के साथ। अब डिजिटल सिग्नेचर आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अभी स्टार्ट कर दिए यूज करना, बट अभी भी बहुत सारे लोग पुराने मेथड से ही फॉलो कर रहे हैं। बट आई विल से कि ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं पड़ता है इसका। फिर से इन टैली तो डिजिटल सिग्नेचर अगर आप टैली में नहीं मेंटेन करना चाहते कोई बात नहीं, आपने तो डीएससी डिजिटल सिग्नेचर का टोकन तो लिया ही होगा, तो आप टैली से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लो पीडीएफ फाइल और वहां पे साइन करके अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर लो। इफ यू विश कि नहीं डायरेक्टली टैली से मेरा सिग्नेचर होके आ जाना चाहिए, तो इन सच केसेस डोंट वरी, आपका सिग्नेचर टैली से भी होके आ जाएगा। फॉर दैट यू हैव टू जस्ट पे हार्डली 8 to 10,000 रुपीज फॉर लाइफ टाइम एंड यू विल बी एबल टू सी दैट कि हाँ मेरा इनवॉइसेस डायरेक्टली सारे के सारे ऑथेंटिकेट होके आ रहे हैं डीएससी के साथ में। 5616 says that accounts maintained by registered person together with all the invoices, bill of supply, credit note, debit note, delivery challan, retailing relating stock, delivery, inward supply and outward supply shall be preserved for the period as provided in 36 section. यानी कि जो भी डेटा मेंटेन करते हो, जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हो, वो कितने समय तक आपके यहाँ पे स्टोर्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सेक्शन 36 में डिफाइन किया हुआ है। मैं आपको 36 आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी डेटा है, लेट्स से अगर मैं बात करूं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का डेटा आप कब तक मेंटेन करोगे, आगे आने वाले कब तक मतलब आपके पास स्टोर होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल? तो इसके लिए सिंपल आंसर है कि आपका 2019-20 का जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइलिंग हो जाता है। एनुअल रिटर्न फाइलिंग होने के बाद आपको उसके 72 मंथ यानी कि ड्यू डेट का जो आपका जीएसटी का एनुअल ड्यू डेट है, एनुअल ड्यू डेट खत्म होने के बाद 72 मंथ यानी कि 6 साल तक आपको वो डेटा आपके यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। आप उसको कहीं पे भी मतलब उसको ऑमिट डिलीट है, ऑब्वियस बात है ऑमिट डिलीट कोई करता नहीं है, लेकिन आपको तो ये मेंटेन करना कंपलसरी अंडर द प्रोविजन कि आपको ये 72 मंथ्स आपके पास डेटा होना चाहिए। 5618 every registered person shall on demand produce the books of account which is required and maintained under the law or time being as in force। आपको मतलब टाइम पे अपडेट किया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने हैं, ये एडिशनल है, ये आपको नहीं मेंटेन करना है। सो वो सारी चीजें आपको एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपको मेंटेन करनी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। फेलियर टू मेंटेन अकाउंट्स, अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो तो ऑब्वियस बात है, पहली बात तो आई एम श्योर कि ऐसा हार्डली कोई होगा जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता होगा, चाहे मैनुअली हो गया चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक वे में, डेफिनेटली आप अकाउंट्स मेंटेन करते रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि अकाउंट्स मेंटेन करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट अकाउंट्स को प्रॉपर वे में मेंटेन करना इज अ डिफरेंट थिंग। बिलीव मी, आज के टाइम पे आप अगर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि आपके बिजनेस के हिसाब से आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर, मैं किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लूंगा, लेट्स से XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आप उस सॉफ्टवेयर को अपने बिजनेस अकॉर्डिंगली कभी भी 60 to 70% भी यूज नहीं करते हो, आप हार्डली 50% आप अपने बिजनेस सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से यूज करते हो। तो आप आज के दिन में आपके पास, लेट्स से अगर आपके पास, मैं बोलूं कि आपके पास अच्छी चीज सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है, बट आप उसको नॉर्मल वे से यूज करना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है उसमें आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, लेकिन एज पर कंप्लायंसेस हो सकता है कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस में आप मतलब फॉल नहीं करते हो, आप कंप्लायंस में कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ हो सकती है। तो अगर मान लो ऐसा अगर फेलियर होता अकाउंट्स मेंटेन करने में, तो इस केस में फिर क्या होगा, इस केस में वेयर रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट द गुड्स ऑफ सर्विसेज बोथ अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वो खुद जाके सारे के सारे चेक करेगा कि टैक्स पेबल क्या बनता है, सर्विस कितना दिया, उसको गुड्स सप्लाई कितना किया, उसका कितनी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, उसका टैक्स पेबल कितना बनता है, जो कि ऑब्वियस बात है पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। एज सच गुड्स एंड सर्विसेज बोथ हैड बीन सप्लाइड बाय सच पर्सन,
द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3073, और मतलब इसका मतलब आपको 73 74 के हिसाब से ये करना पड़ेगा, सारे के सारे ऑडिट होगी, आपका ऑडिट नंबर टैक्स पेबल कितना बनता है, आपका उस पर इंटरेस्ट कितना बनता है, उसकी लायबिलिटी कितनी बनती है, और 73 74 यानी कि आपका 73 74 यानी कि आपने जानबूझ के किया या फिर आपने गलती से किया, आपको जो भी है, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपको उसके हिसाब से आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, इंटरेस्ट और लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। देयर इज अ प्रोविजन कि अगर आपने जानबूझ के किया तो हार्ड प्रोविजन है, अगर आपने ये इंटेंशन के साथ किया तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर अनइंटेंशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसका DRC 03 के थ्रू पेमेंट करके खत्म कर सकते हो। अगर ये इंटेंशन के साथ हो DRC 303 पे तो पेमेंट करना ही करना है, साथ साथ में जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, और जस्टिफिकेशन तो प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है, दैट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। अच्छा, पीरियड वही मैंने बताया सेक्शन 36 में पीरियड यानी कितने टाइम तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग एनुअल रिटर्न ऑफ द ईयर पर्टेनिंग टू सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। जिस साल का भी आपका फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हो रहा है उसका एनुअल रिटर्न यानी कि जो ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न फाइलिंग का, एनुअल ड्यू डेट खत्म होने के उसके 6 साल यानी कि 72 मंथ्स तक आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट तो आपको मेंटेन करना ही चाहिए, अपने पास वो रिकॉर्ड सारे के सारे मेंटेन होने चाहिए। सेक्शन 36 पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ एनी लीगल मैटर, चाहे वो ट्रिब्यूनल कोर्ट हो या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, तो ऐसे केसेस में लेटर ऑफ 1 ईयर आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द मैटर, मतलब आपका मैटर खत्म, कोर्ट का मैटर खत्म होने के 1 साल बाद या फिर 6 साल, इसमें से लेटर ऑफ यानी कि लेटर ऑफ आइदर 1 ईयर आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द मैटर और 72 मंथ विच एवर इज हायर, यानी कि उस केसेस में आपको वो डेटा वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा अगर कोई केस आपका डिस्प्यूट्स में गया है तो। अब हम मूव करते हैं, अब तो रिकॉर्ड्स की बात हो गई, अब हम बात करेंगे टैक्स इनवॉइसेस, अमाउंट ऑफ टैक्स इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइसेस, यानी कि जो इनवॉइसेस आप रेज करते हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको शो करनी है, आपको कौन कौन सी डिटेल्स आपको दिखानी है, जो कि डिफरेंट सेक्शन में वो कवर होते हैं। हम सेक्शन की बात तो ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम इसको ये भी समझेंगे कि रूल 46 कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या होने चाहिए, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट वाउचर, रिफंड पेमेंट, ये सारे के सारे रूल्स जो हम आगे कवर करने वाले हैं कि इसके कंटेंट क्या क्या होने चाहिए। जैसे बात कर लूँ जैसे कि इसके रिलेवेंट सर्कुलर भी है, बिकॉज टाइम पे चेंजेस भी आए, तो रिलेवेंट सर्कुलर आप यहाँ से देख के गूगल से डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो, चाहे वो क्रेडिट नोट रिलेटेड हो, चाहे डिलीवरी चालान रिलेटेड हो, चाहे टाइम एक्सपायर्ड फॉर गुड्स इशूइंग का क्रेडिट नोट रिलेटेड हो, मतलब हर एक रिलेटेड बीच बीच में गवर्नमेंट ने रिलेवेंट सर्कुलर इशू किए हैं, आप जाके हर एक को चेक कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं डॉक्यूमेंट्स, अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है डॉक्यूमेंट्स। अब तो बात कर ली हमने रिकॉर्ड्स हमें क्या क्या मेंटेन करने हैं, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बीइंग एन अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव, जूनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव, अकाउंट्स मैनेजर, सीनियर अकाउंटेंट, आप जो भी हो, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आप अपनी कंपनी के, बिकॉज आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और ये किस तरह से दिखना चाहिए, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें डेफिनेटली कवर करनी चाहिए, हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बीच में मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले एक केस आया था, मैं जहाँ पे मैंने देखा कि इनवॉइसेस बहुत सारे लोग नहीं, मतलब एक इनवॉइस मैंने देखा जो कि ऑलमोस्ट 3 लाख का इनवॉइस था, 3 लाख का इनवॉइस था, दैट वाज रेज्ड फ्रॉम चंडीगढ़ लोकेशन, एंड उन्होंने इनवॉइस पे ना ही सैक कोड मेंशन किया था, ना ही इनवॉइस का टाइटल टैक्स इनवॉइस लिखा था, और ना ही उस पे जीएसटी का अमाउंट जीएसटी लिखा था, मतलब कि कहने का मतलब ना ही पार्टी का जीएसटी ना ही सप्लायर का जीएसटी, कुछ भी नहीं लिखा था, बट जीएसटी चार्ज कर दिया था। सो लेटर ऑन वी केम टू नो कि हाँ पार्टी जीएसटी रजिस्टर्ड है, उन्होंने बहुत सारे इनवॉइसेस ऐसे इशू किए और ना ही उस पर सिग्नेचर किया हुआ था। सो ये जो इनवॉइसेस थे वो इनकम्प्लीट इनवॉइसेस थे। अगर ऐसे केसेस में इनवॉइस आपके पास, आप जिससे परचेज कर रहे हो और आपके पास ये ऐसा इनवॉइस आ रहा है जहाँ पे कोई भी डिटेल जो एज पर कंप्लायंस के हिसाब से अगर मिसिंग है, तो डेफिनेटली आपको लुक आफ्टर करना चाहिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस डॉक्यूमेंट को आप चेक करो, वेरीफाई करो, इसमें जो जो कंटेंट है वो क्या आपको सही है। अगर उसमें सिग्नेचर नहीं है तो याद रखना ऑडिट के टाइम पर वो इनवॉइसेस को कैंसिल कर दिया जाएगा और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, दैट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो उस केस में जो जिम्मेदार होगा, बिकॉज ऑडिट ऑब्वियस बात है, ऑडिट 1 या 1.5 साल के बाद होगा, 1 या 1.5 साल तक हम लोग को याद नहीं होगा, अब हो सकता है कोई दूसरा पर्सन तब तक चेंज हो सकता है, बट
जब भी आपके पास हो, बीइंग यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इट इज योर ड्यूटी टू चेक आउट द डॉक्यूमेंट्स कि ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड, ई वे बिल, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, लेट्स से अगर बात करूं टैक्स इनवॉइस जैसे डॉक्यूमेंट, अगर मान लो अगर हम किसी को नॉर्मल एक फ्रेश इनवॉइस देते हैं, फ्रेश इनवॉइस किसी को सप्लाई किया गुड्स या सर्विसेज जहाँ पे हम टैक्स कलेक्ट करें, तो ऑब्वियस बात है ये टैक्स इनवॉइस होगा। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय आईएसडी, आईएसडी यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जिनके अलग अलग एंटिटीज होते हैं अलग अलग डिफरेंट स्टेट में। एग्जाम्पल के तौर पे फर्ज करो जो कि आपके यहाँ पे डेफिनेटली होगा, आपका ऑफिस महाराष्ट्र, हेड ऑफिस महाराष्ट्र, आपका दूसरा ऑफिस गुजरात, आपका तीसरा ऑफिस तेलंगाना, आपके 3 ऑफिसेस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। तो ऐसे केसेस में आपके जो 2 ब्रांचेस है गुजरात और तेलंगाना, वहां से भी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो। तो अब मान लो ऐसे कुछ सर्विसेज हैं जो कि पे एचओ करता है, लेकिन उसका सर्विस यूज तीनों ब्रांचेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपके यहाँ पे पेरोल मैकेनिज्म होता है। पेरोल के लिए आपका जो भी इम्प्लॉय, गुजरात वाले 100 इम्प्लॉय हैं, तेलंगाना वाले 100 इम्प्लॉय हैं, तो वो आज के टाइम पे क्या होता है कि जो भी पेरोल के इनवॉइसेस का जो इनवॉइस आता है, लेट्स से पेरोल का जो सर्विस हमारा आता है जिसमें हम अटेंडेंस पंच करते हैं, हमारा पंच आउट होता है, हम जहाँ पे लीव अप्लाई करते हैं, तो ये कॉमन पोर्टल होता है जहाँ पे पेरोल का कॉमन पोर्टल होता है। तो उस कॉमन पोर्टल का यूज एचओ वाला भी करता है, गुजरात वाला भी करता है, तेलंगाना वाला भी करता है, लेकिन इसका सारा का सारा बिल जो सर्विस प्रोवाइडर है इस पोर्टल का, वो जो पार्टी है वो किसको देती है? बिल एचओ को देती है, महाराष्ट्र एचओ। मान लो 1 लाख रुपए का बिल है, उस पर 18% जीएसटी यानी कि 18,000 रुपए का जीएसटी टैक्स अमाउंट है। इसका सारा का सारा बेनिफिट किसको मिल गया? इसका सारा का सारा बेनिफिट मिल गया है महाराष्ट्र स्टेट को, और ये महाराष्ट्र स्टेट को। लेकिन तो क्या ये पूरा का पूरा जो सर्विस है, जो पेरोल की सर्विस है जिसपे आपने पंच इन पंच आउट, लीव अटेंडेंस, अपना टैक्स मैकेनिज्म, अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें आपने जो की, तो क्या खाली महाराष्ट्र वालों ने की? नहीं, इस पे तेलंगाना वाले लोगों ने भी की, और इस पे गुजरात वाले ब्रांचेस के भी एम्प्लॉय लोगों ने की, बिकॉज ये कॉमन पोर्टल है सबके लिए। तो ऐसे केस में दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचओ कि ये एचओ 18,000 रुपए पूरा का पूरा इनपुट टैक्स खुद क्लेम नहीं कर सकता है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचओ कि वो आईएसडी इनवॉइस रिस्पेक्टिव ब्रांचेस को रेज करे, और 18,000 में से लेट्स से 5,000 गुजरात एम्प्लॉय, गुजरात बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, मतलब 5,000 गुजरात को और 4,000 तेलंगाना स्टेट को उसका इनपुट टैक्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करे, और 9,000 रुपीज ही अपने यहाँ पे इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम करे। तो ऐसे केसेस में आईएसडी इनवॉइस यानी कि जब महाराष्ट्र, गुजरात को और तेलंगाना को इनवॉइस रेज करेगा, दैट इज कॉल्ड आईएसडी इनवॉइस। इसको और डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ सप्लाई। अगर कंपोजिट डीलर है जहां पे वो टैक्स नहीं लगा सकता है, यानी कि ऐसे इनवॉइसेस जिस पे टैक्स नहीं लगेंगे, टैक्सेस नील है, एग्जेम्प्टेड है, नॉन टैक्स कवर्ड अंडर जीएसटी, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी सप्लायर टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस लिख के वो बिल नहीं दे सकता है, तो वो होगा बिल ऑफ सप्लाई। सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स आर सर्विसेज अंडर। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आप एक इनवॉइस देते हो जिसमें एक प्रोडक्ट टैक्सेबल है और दूसरा जो है नॉन टैक्सेबल है, तो ऐसे केसेस में अगर आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल दोनों चीजें, तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि इनवॉइस भी है साथ साथ में बिल ऑफ सप्लाई भी है, बिकॉज इसमें दोनों चीजें कवर्ड है। अमेंडमेंट इन ट्रांजेक्शन, दैट इज अगर आप कुछ अमेंडमेंट करते हो ट्रांजेक्शन में, कुछ रिटर्न है, रिजेक्शन है, तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एडवांस ऑफ सप्लाई, दैट इज रिसीट वाउचर आपको देना पड़ेगा, एडवांस ऑफ फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। राइट नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। अब इस केस में क्या होता है, ओके एडवांस के केस में क्या होगा, लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांस के केस में होता क्या है कि मान लो यू आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू एनी पार्टी एंड दैट द पार्टी हैव पेड यू, दैट इज उन्होंने 1 लाख रुपए आपको टैक्स पे किया, सॉरी अमाउंट पे किया, सो 1 लाख रुपए विल बी कंसिडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट। तो ऐसे केसेस में आप जब इनवॉइस के ऊपर 1 लाख रुपए बाय डिफॉल्ट ये इंक्लूसिव हो जाएगा, तो उसमें से लेट से राउंड फिगर बोल रहा हूं मैं, राउंड फिगर 11,000 रुपए जो आपका टैक्स अमाउंट बनेगा, तो डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जब आप उस एंट्री को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे एज एन एडवांस रिसीट, तो उसका प्रिंट, उसकी एक कॉपी जो कि जिसने पे किया आपको, वो उसको एज अ
देना पड़ेगा, ऐसे आपको उसको एज ए डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पे देने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट होता है जो मैंने बताया था पिछले हम लोग डिस्कस किया, तो वो डॉक्यूमेंट आपको आपके बायर को देना पड़ेगा एज अ रिसिप्ट वाउचर। उस रिसिप्ट वाउचर में अमाउंट लिखा रहेगा कि हाँ 1 लाख रुपए मिले, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट इतना, द टैक्स अमाउंट इज इतना। हाउएवर जो बायर है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम नहीं कर सकता है, बट दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट पर्सन नीड टू मेंटेन एंड नीड टू गिव इट टू बायर। बायर को देना ही पड़ेगा उसको। Payment of registered person to unregistered person from RCM for RCM supply, payment voucher, specific transaction, delivery note, goods document need to be carried with convenience carrying consignment of the goods, ई-वे बिल। ई-वे बिल भी ऑब्वियस बात है, ई-वे बिल होता क्या है ये हमने और दूसरे टॉपिक में कवर करना है। हम आगे चल के इसको ई-वे बिल को और डिटेल में कवर करेंगे, जहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज ई-वे बिल एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टैक्स इनवॉइस किस केस में हो सकता है? टैक्स इनवॉइस हो सकता है गुड्स एंड सर्विस के केस में, बोथ द केसेस में ऑब्वियस बात है, गुड्स में भी हो सकता है, सर्विस में हो सकता है। तो इसका रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 31(1), 31(4), 31(7) दैट इज अंडर फॉर गुड्स, एंड जबकि 31(2), 5, 6 जो है सर्विस रिलेटेड प्रोविजन है, तो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल सिनारियो 31(1) नॉर्मल सिनारियो, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट सेल किया, नॉर्मल सिनारियो एक बार सेल कर दिया, कहानी खत्म। और 31(4) इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई, कि आप हर महीने इतना इतना क्वांटिटी आप सप्लाई करते रहोगे, कंटिन्यूअस सप्लाई। और 31(7) गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, आपने माल भेज तो दिया लेकिन अब तक अप्रूव नहीं हुआ, जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक आप इसका इनवॉइस रेज नहीं कर सकते हो। सो ऐसे केसेस में ऑब्वियस बात है पहले डिलीवरी चालान होगा, बाद में टैक्स इनवॉइस होगा। सो these are the provision, these are the section that covers the normal scenario, continuous supply and goods sent for approval. In case of service, normal scenario आपने सर्विस दी, पैसा इनवॉइस रेज किया, कहानी खत्म। कंटिन्यूअस सप्लाई, आप सप्लाई देते रहते हो हर महीने, उसका बिल क्वार्टरली या फिर मंथली जैसे भी जनरेट होते रहता है। और सेसेशन ऑफ सर्विस किसी रीजन की वजह से अगर मान लो सर्विस कैंसिल होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, तो उस केस में आपको कौन सा इनवॉइस रेज करना चाहिए, तो वो कवर्ड है 31(6). बिल सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो पहली बात कर रहे हैं हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स की। A registered person supplying taxable goods shall before or at the time of removal of goods for supply to the recipient where the supply involve the movement of goods। ये चीज हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, जहाँ पे हमने सप्लाई मटेरियल, जहाँ पे सप्लाई टॉपिक को हमने कवर किया था। उस केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि किस केस में इनवॉइस कब रेज करना है, एट द टाइम ऑफ रिमूवल, बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयरफॉर टू द रिसिपिएंट फॉर इट्स यूज। यानी कि सच केसेस में हमें कब टैक्स इनवॉइस रेज करना है ये ऑलरेडी हमें मालूम है, दैट इज सेक्शन 31 कवर करता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स, कि जब सप्लायर को टैक्स इनवॉइस कब रेज करना है। इश्यू है टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन यानी कि स्टॉक आइटम क्या डिटेल है या फिर सर्विस क्या है, क्वांटिटी, वैल्यू, गुड्स, टैक्स चार्ज देयर ऑन एंड सच अदर पर्टिकुलर मे बी प्रिस्क्राइब अंडर रूल 46। और क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि जीएसटी नंबर, उसका लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई, provided that government may recommendation of the council by the notification specify the category of goods or supply in respect of which a tax invoice shall be issued, which टाइम एंड सच मैनर में भी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इंफॉर्मेशन अबव हो, इसके अलावा से अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए उस इनवॉइस में, तो उस केस में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे बेसिस पे जीएसटी के वो अपडेट कर सकते हैं कि ये चीजें भी हम लोग एडिशनल के तौर पे ले सकते हैं, या फिर हम लोग इनवॉइस रेज करने टाइम पे हमें ये पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। तो कंटिन्यूअस सप्लाई, ये भी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड और विल बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअस ऑन रिकरिंग बेसिस। हर महीने सप्लाई करते रहूंगा गुड्स का, उसके हिसाब से आप हमें पेमेंट करते हैं या हम उसके हिसाब से इनवॉइस रेज करते हैं। जैसे कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सर्विस होती है वो लंबा चलता है, 1 साल 2 साल 3 साल। ऐसे केस में आप गुड्स सप्लाई करते रहते हो, माल जाते रहता है, आप इनवॉइस उसका अकॉर्डिंगली रेज करते रहते हो। फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months, अगर 3 महीने के ऊपर भी गया तो भी कंटिन्यूअस सप्लाई है। विद अ पीरियड पेमेंट ऑब्लिगेशन, अगर आप इतने महीने तक सप्लाई करोगे तो इतने महीने का आपको पैसा मिलेगा, तो वो भी ये सब चीजें कंटिन्यूअस सप्लाई में काउंट होती है। सप्लाई ऑफ गुड्स इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअस और रिकरिंग बेसिस। कंटिन्यूअस सप्लाई में इंपॉर्टेंट है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, वेदर नॉट मीन्स ऑफ वायर केबल, whether or not by means of wire, cable, pipeline, other conduct for which supply invoices the recipient a regular periodic basis। इस केसेस में इनवॉइसेस जो है रेगुलर बेसिस पे रेज होते रहेंगे, पेमेंट आता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ
गुड्स। सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स, वापस वही बात हो रही है, पॉइंट नंबर 4, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू होता है, उसके हिसाब से इनवॉइस रेज करते हैं, उसके हिसाब से पेमेंट आता है, देन इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट टाइम ऑफ ईच स्टेटमेंट इज इशूड और as the case may be each payment is received as whichever is applicable. So notwithstanding anything containing in subsection 1 where the goods being sent or taken on approval for the sale, return or the removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at time of supply or 6 months from the date of removal whichever is earlier. ऑब्वियस बात, अगर आपने गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल भेजा है और 6 महीने तक अगर वो अप्रूव नहीं होता है, 6 महीने तक का टाइम होता है, अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट आपको वो सप्लाई में काउंट करना होगा, उसको टैक्स इनवॉइस रेज करना होगा। ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं सप्लाई टॉपिक में। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, a registered person supplying taxable services shall be before or after the provision of services but within the specified period। ये पीरियड भी हमने डिस्कस कर लिया है कि टाइम लिमिट क्या है इशू टैक्स इनवॉइस करने का, विद इन सर्विसेज यानी कि विद इन 30 डेज का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, और हमने केस टू केस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो लेट्स स्किप, इसको हम चीजें स्किप भी कर सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। इशू अ टैक्स इनवॉइस शोइंग द डिस्क्रिप्शन वैल्यू टैक्स चार्ज देयर ऑन सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। डेफिनेटली टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो भी यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए, इसमें आनी चाहिए, दैट इज इनवॉइस में। प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट में रिकमेंड, गवर्नमेंट वही नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ चेंजेस करना तो चेंजेस कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में क्या होता है, जहां पे स्टेटमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, वही सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो यहाँ पे हम ज्यादा इसको फोकस नहीं करेंगे। कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस, यस टैक्स इनवॉइस का कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम कंटेंट की बात करते हैं कि एक टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कि आप चाहे इनवॉइस रेज करो, चाहे आपके पास किसी सप्लायर का टैक्स इनवॉइस अगर आपके पास आ रहा है, तो उस टैक्स इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट आपके पास होना चाहिए, उसमें आपको क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है। जैसे कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और गुड सर्विसेज द इनवॉइस शैल कैरी द एंडोर्समेंट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप टैक्स इनवॉइस नॉर्मल रेज करते हो तो फाइन, बट अगर आप कहीं पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई करते हो या फिर आप एक्सपोर्ट करते हो, तो इस केसेस में वहां पे टैक्स इनवॉइस के नीचे एक सब टाइटल आना चाहिए, सप्लाई मीन फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, और सेज डेवलपर ऑथराइज ऑपरेशंस ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। दैट इज जहां पे आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल, दैट इज आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई किया और जहां पे आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, तो आपको ये ऑप्शन देना है, सेज डेवलपर और सप्लाई मीन फॉर द एक्सपोर्ट टू सेज यूनिट और सेज डेवलपर फॉर द ऑथराइज ऑपरेशंस अंडर द बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। यानी कि अगर पेमेंट है तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टैली में आ जाता है, दैट इज कोई भी सॉफ्टवेयर तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर आपका नॉन टैक्सेबल है या फिर एलयूटी है तो ऑब्वियस बात है ये वहां पे सब टॉपिक में यानी कि आना ही चाहिए, सब टाइटल बोलेंगे हम इसको, कि अगर आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्सेबल तो आप ये सप्लाई करो, चाहे एक्सपोर्टर हो तो अभी आपको ये ऑप्शन आएगा विद पेमेंट ऑफ टैक्स, और नॉन टैक्सेबल है तो यानी कि एलयूटी है, बॉन्ड है, तो ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये सब टाइटल के अंदर होना ही चाहिए। ये इनवॉइस अगर आप कभी भी इशू करते हो, चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, चाहे एक्सपोर्ट को, चाहे आप फॉर दैट इज आप मीन फॉर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, तो भी आपको ये टाइटल के नीचे सब टाइटल के तौर पे वहां पे प्रिंट होना ही चाहिए। एज द केस में बी एंड शैल इन लीव ऑफ डिटेल स्पेसिफाइड क्लॉज कंटेनिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें अंदर और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, नेम ऑफ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि हम प्रोडक्ट कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, ये सारी चीजें भी टैक्स इनवॉइस पे होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो द रजिस्टर्ड पर्सन other than supplier engage in making supply of services by way of admission of exhibition of cinematography of films in multiplex screen may not issue a tax invoice in accordance। हाँ, इस केसेस में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जैसे कि आपका कोई थिएटर हॉल हो गया, वहां पे सिनेमाटोग्राफी हो गया, जहाँ पे कोई मल्टीप्लेक्स स्क्रीन चले, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस तो रेज नहीं होगा, बट उस केस में कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है अपने को रेज करनी होती है, जैसे कि हो सकता है कि जब सामने वाली पार्टी वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, so shall issue a consolidated tax invoice for such supply those clause each day respect of all such supply। ऐसे केसेस में आपने जो भी सप्लाई किया उसका एक कंसोल इनवॉइसेस बनाना पड़ेगा। कंसोल इनवॉइसेस यानी कि ऑब्वियस बात है आपके यहाँ पे जो भी विजिटर होंगे वो नॉन रजिस्टर्ड होल्डर होंगे, जीएसटी रजिस्टर्ड होल्डर नहीं होंगे, तो ऐसे केस में आपको एक एक इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसोल इनवॉइस बनाना है। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई यानी
यानी कि उस केस में जहां पे आपका टैक्सेबल सप्लाई भी और नॉन टैक्सेबल सप्लाई है. Now, notwithstanding anything containing Rule 46 or 49 or 4054, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services both to an unregistered person, a single invoice cum bill of supply may be issued for all such supply. So, अगर अब ऊपर वाला ही केस है, ऊपर वाला ही केस जहाँ पे आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को रेज कर रहे हो इनवॉइसेस, और हर एक को रेज थोड़ी ना करना, आप रेज नहीं कर 100 रुपए के लिए 50 रुपए के लिए इनवॉइस थोड़ी ना रेज करते बैठोगे. तो इस केसेस में आप एक कंसोल इनवॉइस भी रेज कर सकते हो एज अ टाइटल कॉल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. Content of tax invoice, input tax credit and input tax credit. It is important to have tax invoice and other documents containing all particulars specified in the law. यानी कि आप कोई भी इनवॉइसेस रेज कर रहे हो या फिर आपके पास कोई भी इनवॉइसेस आ रहे हैं तो वो एज पर लॉ के हिसाब से होने चाहिए, एज पर जीएसटी कंप्लायंस के हिसाब से ही होनी चाहिए. इन अब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई में सफर ड्यू टू डिनायल ऑफ आईटीसी. मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं. अगर इंफॉर्मेशन कुछ भी इनकम्प्लीट है और प्रॉपर नहीं है तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लेते हो और ऑडिट के टाइम पे ये क्वेरीज आती है कि आपने इसका इनवॉइस दिखाओ और इनवॉइस में डिटेल मिसिंग है, तो डेफिनेटली ऑडिटर आपको वो रिवर्स करने के लिए बोलेगा विद इंटरेस्ट के साथ में, जहां पे आपको ये इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी पे करनी ही पड़ेगी. हाउएवर 4 सितंबर को इशू रिलैक्सेशन हैज बीन गिवन फॉर द रूल 36. द फॉलोइंग फील्ड्स और मस्ट टू अवेल. मतलब ये इंफॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए आपको आईटीसी लेनी तो मस्ट होनी चाहिए. डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, यस इनवॉइस पे टैक्स कितना लगाया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, जीएसटी ऑफ सप्लायर एंड द रिसिपिएंट होना ही चाहिए. प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई तो डेफिनेटली आपके पास होना ही चाहिए. अच्छा, अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन नहीं करोगे तो जो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट स्टेट है उस केस को टैक्स रेवेन्यू शेयर नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जब भी इनवॉइस ले रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मस्ट चेक करना ही है. ये इन्फॉर्मेशन आपके टैक्स इनवॉइस पे तो होनी ही चाहिए और एल्स आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट आपको डिनाई कर दिया जाएगा फॉर पर्टिकुलर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सी अब यहाँ पे बात करूं टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस. ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. टाइम लिमिट क्या है उसकी, इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सर्विसेज. सर्विस के केस में 30 डेज होता है. टैक्स इनवॉइस रेफर टू रूल नंबर 46. ये डिटेल में डिस्कस किया हमने पहले ही, इसके पहले टॉपिक में ही डिस्कस कर लिया है. इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज shall be issued within a period of 30 days from the date of supply of services. Obviously बात है अगर सर्विस खत्म हो गया तो 30 डेज के अंदर इनवॉइस रेज कर देना है. Provided where the supplier of services is an insurance, banking company और financial institution, तो लोग के लिए कितना टाइम होता है, लोग के लिए ज्यादा है, बल्कि लोग को 45 डेज का टाइम मिलता है. If it is normal service provider then 30 days. If it is a banking institution, non-banking financial company then 45 days. Provided further the in insurance or banking company or financial institution including non-banking financial company or telecom operator or any other class supplier of services as may be notified government the recommendation of the council making taxable supply services between a distinct person as specified in section 25 may issue the invoice before or at the time of such supplier records in the same in his books of account or before the expiry of the quarter during the which supply has been made. So it means टाइम लिमिट जो है वो डिफरेंट अकॉर्डिंगली नेचर एंड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको डिफाइन है और ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है डिटेल में, तो यहाँ पे उतना टाइम देने का जरूरत नहीं है अपने पास. मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइसेस, द इनवॉइसेस शैल बी प्रिपेयर्ड इन अ ट्रिप्लिकेट. ओके, ट्रिप्लिकेट यानी कि कोई भी इनवॉइस अगर आप रेज करते हो उसकी 3 कॉपी होनी चाहिए. इन टर्म्स ऑफ अगर बात करूं गुड्स की, इन टर्म्स ऑफ गुड्स की अगर बात करूं तो इसकी 3 कॉपी होनी चाहिए हमेशा. पहला होना चाहिए एक ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट यानी कि बायर के लिए, एक होना चाहिए ट्रांसपोर्टर के लिए और एक होना चाहिए सप्लायर यानी कि आपके लिए, जो सप्लायर है वो उसके लिए. यानी कि अगर आप गुड्स में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको हर एक इनवॉइस का 3 कॉपी तो आपके पास होना ही चाहिए. और द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर इन डुप्लीकेट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इस केसेस में 2 कॉपी निकालनी है अगर आप सर्विस है. गुड्स में तो ऑब्वियस बात है ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होता है बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है. इस केस में आपको ट्रांसपोर्टर के लिए भी एक कॉपी निकालनी पड़ती है जहां पे वो ट्रांसपोर्टर उस कॉपी को वहां पे लिखा होना चाहिए डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, उस कॉपी को ई-वे बिल के साथ अटैच करेगा और फिर प्रोडक्ट मूवमेंट के लिए आगे निकलेगा. बट इन केस ऑफ सर्विसेज आपका होना चाहिए ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर. The serial number of invoices issued and during tax period shall be furnished electronic through the common portal from GST portal. यानी कि आप जो भी इनवॉइसेस रेज कर रहे हो हर एक इनवॉइस का नंबर आपको GST पोर्टल पे अपलोड करना है विद द प्रॉपर डिटेल के साथ में.
तो कहने का मतलब अब यहाँ पर आता है कि सीरियल नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर, तो लाइफ टाइम के अंदर अगर आपने एक नंबर यूज कर लिया, लेट से अगर 1005 ये नंबर आपने यूज कर लिया, दैट इज 1005, तो लाइफ टाइम में वापस आप ये नंबर यूज नहीं कर सकते हो. यू हैव टू जस्ट गिव सम सफिक्स और प्रीफिक्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन यूज. और इसका कैरेक्टर होना चाहिए 16 डिजिट के ऊपर, आपका कोई भी सीरियल नंबर का, जीएसटी का इनवॉइस नंबर होना नहीं चाहिए. The invoices shall be prepared by such class of registered person as may be notified by the government on recommendation of the council by including such particulars containing form GST invoice 01 after obtaining invoice reference number. So कहने का मतलब ये हो गया कि आप गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि इसमें क्या क्या चेंजेस और हो सकते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या डालनी है. लेकिन एज अ मैनर के तौर पर बात करूं तो आपको ये चीजें फॉलो करनी, जिसमें आपको प्रॉपर डिटेल अलॉन्ग विद सीरियल का नंबर, उसका ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी, अकॉर्डिंगली अगर आपका सर्विस है, गुड्स है, आपको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से प्रिपेयर करनी है. सेक्शन 31(3) A registered person may within 1 month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate. ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मान लो एक पार्टी ने अगर जीएसटी में रजिस्टर करती है तो विद इन 30 डेज के अंदर जितने भी इनवॉइसेस उसने रेज किए थे उसको वो चाहे तो रिवाइज कर सकती है विद इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्टर टू हिम. अगर उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो जो विद इन 30 डेज के अंदर जितने भी इनवॉइस उसने रेज किए थे वो उसको रिवाइज कर सकता है विद अ टैक्स लायबिलिटी के साथ में. A registered person may not issue a tax invoice if the value of goods or services of both supply is less than 200 rupees. Important है, important है. अगर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई या फिर सर्विसेज की सप्लाई इफ इट इज लेस देन 200, अगर 200 रुपए के नीचे है तो जरूरी नहीं है कि आप इसका टैक्स इनवॉइस रेज करो. कंपलसरी नहीं है बट ऑप्शनल है. सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब. आगे चल के कुछ चेंजेस होगा तो उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा. A registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provision of section 10 shall issue इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस अ कॉल बिल ऑफ सप्लाई. मैंने पहले ही बता दिया था कि जहां पे आपको टैक्स चार्ज नहीं करना है, जिस केस में आपका गुड्स एग्जम्प्टेड है, सर्विस एग्जम्प्टेड है, नॉन टैक्सेबल है, तो ऐसे केसेस में आपको जो इनवॉइस रेज करना है वो टैक्स इनवॉइस नहीं वो कहलाएगा बल्कि बिल ऑफ सप्लाई. लेकिन आगे चल के हो सकता है ये कुछ सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल हो जाए, कुछ सर्विसेज या फिर गुड्स टैक्सेबल हो जाए, तो ऐसे केस में वो बिल ऑफ सप्लाई नहीं बल्कि आपको फिर टैक्स इनवॉइस ही रेज करना पड़ेगा. Provided that registered person may not issue a bill of supply if the value of goods or services both supply is less than 200. वही बात आ गई, 200 रुपए के नीचे है तो अगर जरूरी नहीं है तो आप बिल ऑफ सप्लाई भी रेज करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप रिसिप्ट वाउचर दे के भी काम खत्म कर सकते हो. A registered person shall on receipt of advance payment, important है, on receipt of advance payment with respect to any supply of गुड्स को अभी फिलहाल तो स्ट्राइक आउट कर दो. सर्विसेज अबोथ इश्यू अ रिसिप्ट वाउचर. मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको कोई भी एडवांस पैसा आता है तो ऐसे केसेस में आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, और टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है तो ऐसे केस में आपको एक रिसिप्ट वाउचर इशू करना होगा. उस रिसिप्ट वाउचर में बायर का नाम, जीएसटी नंबर, डिटेल, आपने जो एडवांस लिया वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट लिया या फिर सर्विस के अगेंस्ट लिया है तो सर्विस अकाउंटिंग कोड, उसका टैक्स अमाउंट नंबर, उसका जीएसटी रेट उस रिसिप्ट वाउचर पे मेंशन होना चाहिए. हालांकि बायर जो है इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता है बट वो डिटेल्स आपकी वहां पे मेंशन होनी चाहिए और ये रिसिप्ट वाउचर आपको इश्यू करना पड़ेगा. वेयर ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट with the respect of any supply of goods or services both registered person issue a receipt voucher but subsequently no supply is made or no tax invoice issued in the pursuance thereof the said registered person may issue a person who had made the payment a refund voucher. ऑब्वियस बात है अगर आगे चल के सप्लाई नहीं होता है गुड्स की या सर्विस की, मैं हालांकि सर्विस की ही बात करो, गुड्स पे अप्लीकेबल नहीं है, तो ऑब्वियस बात आपको रिफंड यानी कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसीव्ड, आपको रिफंड वाउचर रेज करना पड़ेगा. उसका प्रॉपर ट्रैक आपको रखना पड़ेगा. जहां पे आपने टैक्स ऑलरेडी पे किया है उस टैक्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा. A registered person who is liable to pay tax under subsection 3 or section 4, section 9 shall issue an invoice in respect of goods or services both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of the goods or services. That is called RCM. A registered person who is liable to pay tax under section shall issue a payment voucher at the time of making payment
टू द सप्लायर, यानी कि अगर मान लो ऐसे पर्सन से वो पैसा आता है, दैट इज एडवांस आता है, ये हालांकि फिलहाल आज के दिन में अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर मान लो किसी से एडवांस आया है और आपने किसी को एडवांस पेमेंट किया है, दैट फॉल अंडर द आरसीएम केस है, तो डेफिनेटली उस केस में भी आपको पेमेंट वाउचर या फिर पेमेंट रिसीट आपको इशू करना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस, all registered person other than supplier of exempted goods or exempted services and composite dealer shall issue tax invoice for doing taxable supply of goods or services, both including zero rate supply. Tax invoice should have field as specified in the rule 46 and 54 of CGST rule. यानी कि ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो कि अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस को छोड़ दो, अगर बाकी कोई भी चीजें सप्लाई करता है, चाहे वो टैक्सेबल हो या फिर जीरो रेटेड हो, तो ऐसे केस में उसको टैक्सेबल यानी कि टैक्स इनवॉइस रेज करना है। एग्जेम्प्ट सप्लाई को छोड़ दो, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जीरो रेटेड सप्लाईज, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस रेज करना, बिल ऑफ सप्लाई रेज करने की नहीं है इस केस में, भले ही जीरो रेटेड सप्लाई क्यों ना हो। जीरो रेटेड इन द सेंस कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जीरो रेटेड इन द सेंस ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट का रेट जीरो है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जीरो रेट मतलब प्रोडक्ट 12% का है लेकिन आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया और आपने एलयूटी ले रखा है, तो ऐसे केस में ये जीरो रेटेड सप्लाई कहलाता है। अब जीरो रेटेड सप्लाई कहलाएगा तो ऑब्वियस बात आप टैक्स इनवॉइस तो ऑब्वियस रेज करोगे, ये टैक्स इनवॉइस ही कहलाएगा। भले ही आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेल किया, वहां पे कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है इन प्रेजेंस ऑफ एलयूटी और बॉन्ड, तो ऐसे केस में आपको जीरो रेटेड के सप्लाई के केस में भी टैक्स इनवॉइस रेज करना है। सेक्शन 13 टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, काफी डिस्कस कर ली डिटेल में, जैसे कि इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और सप्लाई फॉर द रिसिपिएंट, continuous supply before after the time of issuance of periodic statement, receipt or the payment, no movement of goods, अगर प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रहा हूं बिकॉज ये चीज हमने ऑलरेडी सप्लाई में डिस्कस कर लिया है, टाइम एंड नेचर ऑफ सप्लाई उस केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया केस टू केस स्टडी टू एग्जाम्पल के साथ में। No movement goods involved before or at the time of delivery of the goods or making available thereof to the recipient, goods sent on approval basis, obvious 6 महीने के अंदर उसको अगर अप्रूवल नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है उसको इनवॉइस रेज कर देना है। The above provision are mandatory applicable for taxable supply of the goods made except where the value of supply is less than 200, ऑब्वियस बात है 200 के नीचे है तो ऐसे केसेस में आपको टैक्स इनवॉइस आप चाहो तो रेज ना करो, आप सीधा रिसिट वाउचर या फिर पेमेंट वाउचर रेज करके भी कहानी खत्म कर सकते हो। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, मिस्टर ए कोलकाता, हु बिलोंग्स टू कोलकाता, इज अ डीलर ऑफ मोबाइल फोन एंड सप्लाई 10,000 मोबाइल टू मिस्टर सी दिल्ली ऑन 15th February. मिस्टर सी गेव एन ऑर्डर फॉर मोबाइल फोन ऑन 1st February. सी उन्होंने 15th February को डिलीवर किया जब इसका ऑर्डर मिला था 1st February को। ऑन द डे मिस्टर ए एग्री टू डिलीवर द मोबाइल बाय 17th February, जहां पे मिस्टर ए ने बोला था कि हम डिलीवरी करेंगे 17 को, यानी कि कहने का मतलब हो गया सी सीक्वेंसेस यहाँ पे आगे पीछे हुए, सीक्वेंसेस को अगर ऐसे फॉलो करो, 1 तारीख को ऑर्डर मिला, 1 तारीख को मिस्टर सी ने ऑर्डर दिया और मिस्टर ए ने बोला ठीक है मैं प्रोडक्ट को 17 फरवरी तक आपको डिलीवर कर दूंगा, लेकिन आप प्रोडक्ट एक्चुअल में डिलीवर कब हुआ है 15 फरवरी को डिलीवर हुआ है, तो ऐसे केस में अब ऐसे केसेस में इनवॉइस कवरेज करना है तो आपको मालूम है सिंपल सी बात है, एज अ जनरल मेंशन अबव इनवॉइस मस्ट बी इशू बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स इन केस मूवमेंट, हेंस द इनवॉइस मस्ट बी इशू 15 फरवरी, बिकॉज ऑर्डर आया मूवमेंट गुड्स का हुआ नहीं, आपने प्रॉमिस किया 17 को डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, लेकिन रिमूवल डेट क्या है आपका, रिमूवल डेट आपका कब है, आपका रिमूवल डेट है 15, बिकॉज आपके गोडाउन से माल निकला 15, अब उसके पास 17 को पहुंचे 18 को पहुंचे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपका रिमूवल कब हुआ आपके प्रोडक्ट, आपका रिमूवल ऑफ 15 फरवरी, टैक्स इनवॉइस आपको रेज करना है 15 फरवरी। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वही एग्जांपल, सप्लाई सर्विसेज में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन, डिफरेंट सेक्शन है, अगर बैंकिंग है तो 45 डेज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट पर्सन है तो बिफोर अकाउंटिंग एक्सपायरी डेट, कंटिन्यूअस सप्लाई है ऑनर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पीरियडिक स्टेटमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई रिसीव पेमेंट और नॉन बिफोर कंप्लीशन। मैं ये इसको स्किप इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, डिटेल में हमने उस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख लो, एस्ट लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर रजनीश फॉर ए कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर द पीरियड ऑफ 1 year
टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि 1 साल लगेगा उस प्रोजेक्ट को खत्म होने में. इन टर्म्स इट वाज एग्रीड द ईच मंथ मिस्टर रजनीश विल पे 1 लाख ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ. हर महीने वो 15 तारीख को 1 लाख रुपए पेमेंट करेंगे. व्हाट विल बी द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन द केस ऑफ रजनीश, यानी कि जो है रजनीश इनवॉइस कब रेज करें. As per the provision mentioned above, in case of continuous service, obviously बात ये continuous service है, when the date of payment is ascertained, invoice must be issued on or before the payment date. यानी कि आपको मालूम है कि 15 तारीख को पैसा आने वाला, तो उससे पहले या उससे आपको इनवॉइस रेज कर देना है. एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इसको सारे एग्जाम्पल कंटिन्यू कर सकते हो इसमें से. रूल 48 मैनर फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस. ओरिजिनल कॉपी मैंने बता दिया था, ओरिजिनल कॉपी फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, ये होना चाहिए. द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस शुड बी ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल बी फर्निश इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द कॉमन पोर्टल ऑफ जीएसटीआर वन रिटर्न फॉर्म. मल्टीपल सीरीज ऑफ सीरियल नंबर कैन बी मेंटेन फॉर अ सिंगल रजिस्ट्रेशन, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो आप अलग अलग सप्लाई, जैसे कि आपके यहाँ पे क्या होता है कि आप लोकल सप्लाई करते हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सप्लाई करते हो, एक्सपोर्ट सप्लाई करते हो, तो आपको चाहिए कि मैं एक्सपोर्ट के लिए EX आगे लगाऊं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए SEZ लगा दूं, और लोकल के लिए अगर मैं विद इन स्टेट WTH लगा दूं, तो आप चाहो तो अलग अलग सीरियल नंबर मेंटेन कर सकते हो. और वो सीरियल नंबर डेफिनेटली अगर मेंटेन करते हो तो एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो वही सीरियल नंबर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा पोर्टल पे, बिकॉज वो कंटिन्यू होते हुए जाएगा. लाइफ टाइम के लिए वापस वो सीरियल नंबर कभी यूज नहीं कर सकते हो. Original for recipient in terms of goods, duplicate for transporter, triplicate for supplier. In services, original for recipient, duplicate for supplier. HSN digits required on tax invoice. Yes, important है HSN digit. अगर आपका प्रोडक्ट, आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ हो तो आपको नंबर ऑफ डिजिट दिखाने की जरूरत नहीं है, HSN कोड दिखाने की जरूरत नहीं है. अब ये HSN कोड क्या होता है? हर प्रोडक्ट का डिफाइन कोड है जो CBDT डिफाइन करती है कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, उसके हिसाब से उसका GST रेट एंड उसका HSN कोड डिफाइन होता है. अगर आपका टर्नओवर इफ इट इज 1.5 CR देन आपको HSN कोड दिखाने की जरूरत नहीं है. बट इफ इट इज 1.5 to 5 CR देन आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट आप दिखा सकते हो. मोर देन 5 CR देन 4 डिजिट आपको दिखाने. बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपको पूरे के पूरे दिखाने हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट एडमिसिबल, ये भी चीजें हमने डिस्कस कर ली है. एनी इनवॉइस और डेबिट नोट इश्यू इन द परसुएंस ऑफ एनी टैक्स पेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74 और सेक्शन 129 130 shall be prominently contain the words input tax credit not admissible. Section 74 ये कहता है determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized by the reason of fraud or any willful misstatement. तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी शॉर्ट टैक्स पे किया, आपने कोई भी चीजें अपने जानबूझ के विद द इंटेंशन के साथ आपने गलत पेमेंट किया, रॉन्ग पेमेंट किया, या फिर एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा और यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका एडमिसिबल नहीं होगा. 129 कहता है डिटेंशन, सीजर, रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट. अगर ऑफिसर चाहे तो गुड्स को डिटेन कर सकता है, अपने आप सीज कर सकता है, चाहे तो रिलीज कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से. एंड 130 कंस्पिक्शन ऑफ गुड्स, कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी. ऑब्वियस बात है अकॉर्डिंगली वो पेनल्टी, इंटरेस्ट जो भी चार्ज करना है वो चार्ज किया जाएगा और इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. ये चीजें भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. रीड विथ फोर्थ प्रोविजन टू रूल 46 टैक्स इनवॉइस सप्लाई लेस देन 200. अगर 200 के नीचे तो उस केस में क्या होगा? A registered person may not issue a tax invoice if the value of supply is less than 200. वर्ड याद रखना, may not. may not की मैं बात कर रहा हूँ. may not मतलब it is not compulsory है, वो चाहे तो कर सकता है. and subject to the following condition: the recipient is not a registered person. पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होनी चाहिए. अगर वो B2B है तो ऑब्वियस सी बात रेज करना पड़ेगा, बिकॉज B2B के बिना इनवॉइस रेज किए हुए सामने वाली पार्टी को इनपुट टैक्स कैसे मिलेगा? द रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस. और जो पार्टी है सामने वाले को जरूरत ही नहीं है, भाई मुझे क्या जरूरत है, मुझे कोई इनपुट टैक्स नहीं लेना है. अगर ऐसा केस है तो डेफिनेटली 200 के नीचे तो उसको टैक्स इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है. अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस में बी इश्यूड बाय सच सप्लायर टू द क्लोज फॉर ईच डे. हर दिन खत्म होने के बाद वो चाहे तो आज कितना माल बिका, जैसे एग्जांपल के तौर पे जनरल स्टोर में होता, तो ऐसे केस में अगर मान लो जनरल स्टोर वाले ने भी अगर GST नंबर ले रखा है तो ऐसे केस में चाहे तो एक काम करेगा, भाई 200 के नीचे जितने वाले बिल है उसको छोड़ दो, साइड में कर दो. सामने वाली पार्टी को बिल की जरूरत नहीं थी टैक्स इनवॉइस को, तो काम करेंगे हम उसका एक कंसोल टैक्स इनवॉइस
इनवॉइस रेज कर देंगे. However, this relief is not available in case of supply of services by the way of admission, exhibition or cinematograph films or multiplex screens. सो यहाँ पे हमारा पार्ट ए खत्म होता है. हम पार्ट बी को कवर करेंगे जहाँ पे हम बहुत सारी डिटेल्स अभी भी हमारी बाकी हैं रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स.